दूसरी बात, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में डेटा सिक्योरिटी को लेकर के तमाम बड़े बड़े कानून हैं जी। अगर किसी व्यक्ति का डेटा लीक होता है तो उस पे मानहानि का आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जनता दल यूनाइटेड का प्रवक्ता इससे परे नहीं है। नीरज कुमार ने अपराध किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के निजी जानकारी को जिस तरह से सार्वजनिक किया है वो एक आपराधिक घटना है और बिहार सरकार को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और सबसे पहले उससे प्रवक्ता पद से हटाना चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो बेहद बदतमीजी से और बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं और ऊंची आवाज और बदतमीजी से बोलने वाला व्यक्ति महान हो, इसकी ये कोई जरूरी नहीं है। झूठ बोलने के लिए जरूरी होता है कि आप ऊंची आवाज में बोलें। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जातिगत जनगणना जिसकी रिपोर्ट बिहार में सार्वजनिक कर दी गई है, इस रिपोर्ट के आने के बाद कई पार्टी के नेता हैं जो लगातार ये प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि जाति आधारित जो जनगणना है उसकी रिपोर्ट जो जारी की गई है, इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़ा के बाद अब लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, नीतीश कुमार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने अब से 2-3 दिन पहले एक दावा किया था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस तरीके से तमाम जो जातियां हैं, खासतौर पे कुशवाहा समाज की जो जाति है उनकी प्रतिशत किस तरीके से कम दिखाई गई है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, ये कहे जा रहे हैं कि हमारे घर, हमारे गांव में तो जातिगत जनगणना करने वाले कर्मी पहुंचे ही नहीं, जिसके बाद से विवाद गहरा गया। नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता हैं और एमएलसी भी, उन्होंने इस पर पूरा बायोडाटा दिखा दिया मीडिया के सामने। आप सबको पता है, कल से वो खबर चल भी रहा है। नीरज कुमार ने जो डाटा शेयर किया, अब मामला प्राइवेसी का हो गया है। आप सबको पता है कि जब जातिगत जनगणना की रिपोर्ट गई थी न्यायालय में, तो न्यायालय ने कहा था कि भाई किसी का निजी डाटा लीक नहीं होगा, लेकिन नीरज कुमार ने डाटा लीक कर दिया है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरएलजेडी के राहुल जी मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, नीरज कुमार ने तो सर आपके पार्टी का पूरा बायोडाटा उठा कर रख दिया। आपके जो उपेंद्र कुशवाहा है, बता दिया कि आपके यहाँ जनगणना कर्मी पहुंचे थे, घर का नंबर इतना है, परिवार की संख्या इतनी है। ये तो सर प्राइवेसी का मामला हो गया। देखिए, आप दो सवाल उठा रहे हैं। पहला प्राइवेसी है जी, और दूसरा सवाल है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जी ने उस डेटा पे अपना सिग्नेचर किया था, जो फॉर्म प्रपत्र भरा गया था वहां पे। बिल्कुल। तो मैं अभी भी दावे के साथ में कह रहा हूँ, राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने किसी भी जातिगत सर्वे के फॉर्म पर हस्ताक्षर अपना नहीं किया है। इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में डेटा सिक्योरिटी को लेकर के तमाम बड़े बड़े कानून हैं अगर किसी व्यक्ति का डेटा लीक होता है तो उस पे मानहानि का आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जनता दल यूनाइटेड का प्रवक्ता इससे परे नहीं है। नीरज कुमार ने अपराध किया है। जब बिहार सरकार ने खुद कहा कि हम इस डेटा को ना फोटो कर सकते हैं, ना कोई इसका डिजिटल फोटो ले सकता है, ना इसका वीडियो बना सकता है, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी हम लीक करने के अधिकृत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा डाला। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी, निजी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड जो नीति और नैतिकता की बात करती है, उसके अगड़म बगड़म बोलने वाले बुलक्कड़ और बेहद बदतमीज प्रवक्ता ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के निजी जानकारी को जिस तरह से सार्वजनिक किया है, वो एक आपराधिक घटना है और बिहार सरकार को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और सबसे पहले उससे प्रवक्ता पद से हटाना चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, तो हालांकि नीरज कुमार ने बाद में जो एक कागज था माफीनामा उसे लगाया, भी कहा कि भाई ये तो जो इलेक्शन में हलफनामा दिया जाता है उसके आधार पर हम बता रहे हैं सारा कुछ डाटा, ये तो प्राइवेसी का लीक का मामला ही नहीं है। तब तो अगर इलेक्शन हलफनामा से इसको लेना था जी, तब तो तमाम लोगों के आंकड़े उसी तरह से जुटाए जाने चाहिए थे। तब तो किसी के जातिगत सर्वे, आर्थिक सर्वे ये करने के लिए जो सामाजिक सर्वे, ये जो पूरा 500 करोड़ रुपया खर्च किया गया, ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी। नीतीश कुमार जी की पार्टी के प्रवक्ता जो बेहद बदतमीजी से और बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं और ऊंची आवाज और बदतमीजी से बोलने वाला व्यक्ति महान हो, इसकी ये कोई जरूरी नहीं है।
झूठ बोलने के लिए जरूरी होता है कि आप ऊंची आवाज में बोलें, और नीरज कुमार वही कर रहे हैं। नीरज कुमार जी, आपने अपराध किया है, अब आप उसको ढकने और छिपाने के जितने प्रपंच कर लें वो अपराध की श्रेणी में है, और कानूनन आपने अपराध किया है। तो आप लोग सर केस वगैरह जो होता है वो अगर करेंगे तब इस तरीके से चर्चाएं उठेंगी? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नैतिकता पर यह सवाल है कि अगर जिस तरह से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जानकारी को लीक किया गया है, तो बिहार का हर गरीब गुरबा से लेकर के संपन्न आदमी तक हर व्यक्ति की जानकारी जदयू ऑफिस में इसका मतलब रखा हुआ है। इसका मतलब है कि हर किसी की निजी जानकारी, डेटा का दुरुपयोग हो सकता है जदयू कार्यालय की तरफ से, हो सकता है कि उसका इस्तेमाल निजी इस्तेमाल में किया जाए, हो सकता है उसका इस्तेमाल जदयू दूसरे तरीके से करे, हो सकता है उसका आपराधिक इस्तेमाल हो सकता है। जब डेटा सरकार के पास है तो जदयू के प्रवक्ता को सरकार ने नहीं कहा कि उसने ऐसा की, उन्होंने अपनी जानकारी खुद दी है या किसी और ने दिया है, ऐसा सरकार के किसी अधिकारी ने जानकारी नहीं दी है। जदयू के प्रवक्ता को यह जानकारी कहां से आई? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो बातें कही जा रही है कि कई जातियों के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा है, और वो फर्जीवाड़ा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी घटनाओं से को बचाने के लिए, छिपाने के लिए, जैसे परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हुआ, वायरल हो जाता महिला आरक्षण को लेकर के जिस तरह से एनडीए के पक्ष में एक माहौल बन रहा था, तो इन सब चीजों को लेकर के जो एक माहौल बना, आनन फानन में नीतीश कुमार जी ने अपने बचाव में एक फर्जी, आधा अधूरा, इनकम्प्लीट डेटा उन्होंने जारी किया। आपको मालूम है, अभी 2 दिन पहले, परसों ही उन्होंने कहा सर्वदलीय बैठक में कि 1.5 महीने के बाद, यानी कि लगभग 1.5 महीने में हम आर्थिक सर्वे भी जारी करेंगे। आर्थिक सर्वे इसके साथ क्यों नहीं जारी हुआ, यह सवाल है। यह सवाल भी है। उन्होंने कहा कि कंप्लीट डेटा 1.5 महीने में हम जारी करेंगे। इसका मतलब है कि आपने आनन फानन में जारी किया, और यह बहुत संभव है कि इस आंकड़े की जानकारी जदयू कार्यालय में हो। सरकार के अधिकारियों को जदयू कार्यालय पे छापा मारना चाहिए और वहां देखना चाहिए कि क्या सभी की जानकारी वहां तो नहीं जुटाई गई है। मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो जनगणना है, जो इसका रिपोर्ट जारी किया गया है, इसका रिपोर्ट बैठकर तैयार किया गया सरकार के देखरेख में? जब सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की जानकारी लीक नहीं हो सकती है, उस व्यक्ति की जानकारी जदयू ऑफिस कैसे पहुंची? सवाल नंबर 1। बिल्कुल। दूसरा, तय ये हुआ था कि सामाजिक और आर्थिक सर्वे किया जाएगा। नीतीश कुमार जी की सरकार ने, तेजस्वी जी की सरकार ने जानबूझ करके सामाजिक डेटा सिर्फ निकाल करके लाया, वो भी आधा अधूरा, ताकि डिफरेंट जातियों के अंदर एक तनाव की स्थिति बने और उसका राजनीतिक लाभ उनको मिले। अगर मैं एक आरोप लगा रहा हूं, अगर जातिगत सर्वे और आर्थिक सर्वे को संयुक्त रूप से लाया जाता तो आज डिस्कशन में यह नहीं होता कि कौन सी जातियों की कितनी संख्या है। आज डिस्कशन में राजनीतिक जो एनालिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो आर्थिक विश्लेषक हैं, जो लोगों के लाइफस्टाइल पे जो विश्लेषण करते हैं, सामाजिक आर्थिक जो डेटा है उसका आंकलन करते हैं, आज वो जाति पर बहस नहीं कर रहे होते। वो ये बहस कर रहे होते कि इन जातियों को, जिनको हम पिछड़ा और अति पिछड़ा मानते हैं, हम दलित मानते हैं, आदिवासी मानते हैं, आखिर इनकी स्थिति में क्यों नहीं सुधार हुआ अभी तक। वो डेटा सपोर्टिव होता उनके पास। पिछले 33 साल से बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार है, इनको जवाब देना पड़ता कि आपने दलितों और पिछड़ों के नाम पे जो 33 साल की राजनीति की है, उसका आपने क्या यही रिजल्ट आया? इनको ये जवाब देना पड़ता कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि बहुत सारी सवर्ण जातियों की भी लोगों की जमीनें बिक गई। अगर समृद्धि आई तो आखिर किसकी आई? ये सारी चीजों का जब यह आकलन होता तभी सरकार को जवाब देना पड़ता कि आज भी पिछड़े ज्यादा पिछड़े क्यों हैं, आज भी अति पिछड़े ज्यादा अति पिछड़े क्यों हैं, आज भी दलित क्यों नहीं एक बेहतर जीवन जी पाता है। ये तमाम आंकड़ों पर बात हो रही होती। सरकार ने एक तरफ इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की और दूसरी तरफ सरकार ने आर्थिक आंकड़ा छिपा करके अपने को कटघरे में बचा लिया। और जब 1.5 महीने के बाद जब ये लाएंगे तब ये राजनीति का जो जातिगत आंकड़े का जो राजनीतिक लाभ है वो इन्होंने उठाने का काम किया। दूसरी बात,
कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज, जी धानुक समाज, जी मुसहर समाज, भूमिहार समाज, मैं कम से कम 5-7 जातियों के बारे में मैं आंकड़ा देख रहा हूं। कई उप जातियों को, जो इनके अंदर की जो जातियां हैं, उनको अलग अलग जाति में उसकी गणना की गई ताकि इनकी संख्या जानबूझ करके दिखाई जा सके। और अपने भतीजा को खुश रखने के लिए इन्होंने ग्वाला है या अहीर है या अलग अलग जो जातियां थी, जी जी यादव है, या जो उपजातियां थी, उन सब को मिला करके 31 के आंकड़े में यादव शब्द नहीं है, ग्वाला है, अहीर ग्वाला है, है, जी बिल्कुल, या गोप कुछ है, और है, गोप है, इस तरह से है। जी, जी, तो आखिर किस आधार पर इनको एक जाति में गिना गया, बाकी सबको क्यों अलग अलग गिना गया? कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी के मन में ये एक राजनीतिक और इतिहास में दर्ज होने की आकांक्षा है कि इन जातियों से कोई दूसरा व्यक्ति कल को राजनीतिक दावेदार नहीं बन सके। जी इसलिए इन्होंने जानबूझ करके इन सब को हरास करने का काम किया। जो सर उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार दावा कर रहे हैं कि कुशवाहा समाज का जो आंकड़ा जारी किया गया है जातिगत जनगणना में, वो कहीं कम है, जो वर्तमान स्थिति है उससे काफी ज्यादा कम है। तो ऐसा क्यों? कुशवाहा की राजनीति देखिए, खत्म सिर्फ करने कुशवाहा की प्लानिंग चल रही है? राजनीति की बात नहीं है। मैंने 5-7 जातियों का नाम लिया। जी 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 देखिए, 31 में जो डेटा आया, वो डेटा आज इस्तेमाल में आ रहा, अभी तक की योजनाओं में उसका इस्तेमाल हो रहा है। जी अगर आज 2023 की जो आंकड़े हैं उसका अगर वैलिडिटी नहीं है, अगर वो क्वालिटी नहीं है उसके अंदर, अगर वो सत्य नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आधे अधूरे आंकड़ों का इस्तेमाल कई दशकों तक या एक आध शताब्दी तक होगा। मतलब अगले 50-60 साल 70 साल तक इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बहुत सारी नीतियों को बनाया जाएगा, बहुत सारे राजनीतिक नफा नुकसान होगा। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ने जल्दबाजी में अपने को बचाने के लिए जिस तरह से फर्जी तरीके से तैयार आंकड़ों को सामने लाया है, जरूरत है बिहार के अंदर कि एक आयोग बनाया जाए, स्वतंत्र जुडिशियल आयोग बनाया जाए और वो पूरे डाटा को दोबारा क्रॉस चेक करे और आपत्ति दर्ज करने की स्थिति बनाए कि जहां पर अगर किन्हीं को लगता है कि मेरी जाति के साथ छेड़छाड़ किया गया है, या तो शिक्षक ने किया, जो गणना करने वाले थे वो उन्होंने किया, या जिन्होंने एंट्री करने वाले हैं वो किए, या सरकार के स्तर पर किसी तरह की हुई है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए एक आयोग बनाने की जरूरत है और इसमें सारी चीज़ों को सुधार करके कहीं न कहीं एक बेहतरीन स्वच्छ डाटा लाने की जरूरत है, ताकि जो अगले 50, 60, 70 साल तक इस डेटा का इस्तेमाल होगा उसका समुचित सदुपयोग हो सके, सही दिशा में काम हो सके, इसलिए यह जरूरी है। अच्छा, एक सवाल, एक अंतिम प्रश्न ये पूछेंगे, जो नीरज कुमार जी के द्वारा जिस तरीके से किया गया है, तो इस पर अब आरएलजेडी का क्या अगला कदम हो सकता है? आरएलजेडी क्या कुछ करेगी? ये तो प्राइवेसी का मैटर हो गया ना सर, क्या करेंगे? देखिए, प्राइवेसी लीक जिस तरह से हुआ, मैंने पहले भी कहा, आपने पहला सवाल यही पूछा था, जी जी, तो मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार के नैतिकता पर यह सवाल है, सरकार के एग्जिस्टेंस पर सवाल है। आज उपेंद्र कुशवाहा का डेटा लीक हुआ, कल आपका हो सकता है, परसों किसी और का हो सकता है, चौथे दिन किसी और का हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट को सु मोटो इस पर लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और माननीय नीतीश कुमार जी जो नैतिकता की राजनीति की बात करते हैं, उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई आगे अब बढ़ेगी? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो। जी, हम निश्चित तौर पर चाहते हैं, किसी का डेटा लीक करने का अधिकार किसी को नहीं है। चलिए, तो आपने सुना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब लगातार दावा कर रही है कि अब सरकार को संज्ञान लेना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि जो स्थितियां वर्तमान में डेटा लीक को लेकर के हुआ है, जो नीरज कुमार ने डेटा लीक किया है, जो डाटा बताया है कुशवाहा जाति को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा के जाति आधारित जनगणना को लेकर के, तो उस पर अब कहीं ना कहीं राजनीति धीरे धीरे गर्मा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।